हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से मैं बीके राय आपके सामने मानवीय करुणा के दिव्य चमक चैप्टर के साथ उपस्थित है। कल की वीडियो में हम सब ने फादर बुल्के की अंतिम शव यात्रा में शरीक लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोच को जाना था। लेखक सक्सेना जी ने कल ईश्वर को कोसा था कि महान व्यक्तित्व की मृत्यु जहरवाद रोग से आपने क्यों दी। अपने 35 वर्षों के आंतरिक संबंधों का जिक्र उन्होंने कल किया था। कल की बातों में हमने ये बतलाया था कि किन परिस्थितियों में वह भारत छोड़कर अपना देश छोड़कर के भारत आए थे। भारत देश से उनका इतना आत्मीय लगाव क्यों था। वे भारत देश में कितने वर्षों तक रहे। अपने जीवन की आखिरी सांस उन्होंने भारत देश के किस शहर में ली और उनकी मृत्यु के समय लोगों की मनोदशा क्या थी, इस पर कल आपने मेरे विचारों को जाना था। उसी आंतरिक संबंधों की कड़ी को जो संस्मरण उनके दिमाग में, मधुर यादें उनके दिमाग में बनी हुई हैं, उसी मधुर यादों की कड़ी को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि फादर बुल्के के लिए लेखक सक्सेना जी जो 35 वर्षों तक उनका मित्र रहा, सक्सेना जी दिल्ली रहा करते थे। फादर बुल्के का दिल्ली आना जाना लगा रहता था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि फादर वास्तव में मानवीय करुणा के अवतार थे। लोगों से जिस सहृदयता के साथ वो मिला करते थे वह अपने आप में अविस्मरणीय था। उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में कि फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। कितनी उत्कृष्ट पंक्तियां हैं ये। फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मेरे स्नेहित छात्रों, जब किसी महान व्यक्तित्व का अंत होता है, उसकी जीवन यात्रा समाप्त होती है, अर्थात वो दुनिया को अलविदा करता है, तो उस दिन रेडियो या दूरदर्शन पर एक मातमी धुन बजाई जाती है। उस दिन संगीत के सारे रंग बिरंगे कार्यक्रम जो होते हैं वो बंद रहते हैं और मातमी धुन का ही केवल प्रसारण होता है। शास्त्रीय संगीत से भरी हुई वो धुन होती है
और उस धुन को सुनकर आपका मन कभी खुश नहीं हो सकता। उस धुन में ऐसी विशेषता होती है कि वो मातमी धुन, मैंने शुरू में ही कहा कि उस मातमी धुन में अवसाद का पुट भरा हुआ है, अर्थात दुख का प्रतिबिंब उसमें झलकता है। इंसान का तन मन दुखी हो जाता है उस धुन को सुनकर। आसपास का वातावरण शांत और उदास हो जाता है और सुनने वाला इंसान के सामने उस व्यक्ति का प्रतिरूप दिखलाई पड़ने लगता है जिसकी याद में वो मातमी धुन बज रही है। और उस महान व्यक्तित्व को याद करने के बाद उस व्यक्ति की आंखों में बरबसी आंसू निकल पड़ते हैं। ये उस मातमी उदास शांत संगीत की विशेषता होती है। लेखक सक्सेना जी इस बात को लिख रहे हैं कि उस उदास शांत संगीत को सुनना फादर को याद करने जैसा है। फादर को जैसे हम याद कर रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि हम उदास शांत संगीत को सुन रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना है। वह जल जिसमें करुणा का रस घुला हो, प्रेम का रस घुला हो, उस जल में स्नान करने के बाद जिस प्रकार तन मन शीतल हो जाता है, आनंद से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के के चेहरे को देखना मन में एक असीम आनंद और शीतलता को भर देता है। इस पंक्ति का आशय ये है, अर्थात दोनों पंक्तियां इसी बात को इंडिकेट कर रही हैं कि फादर कामिल बुल्के अपने आप में एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी उपमा को लिखना, जिनके बारे में लिखना अवर्णनीय है। वास्तव में वो एक दिव्यात्मा थे। प्रेम, करुणा और दया की भावना का प्रतिरूप लिए हुए वह व्यक्तित्व मानवता का एक सच्चा पुजारी था, जिसके दिल में मानव मात्र के प्रति जन कल्याण की भावना नहीं थी, मानव मात्र के प्रति असीम प्रेम का भाव भरा हुआ था और मानव मात्र के लिए उसके मुखार वृंद में केवल आशीर्वचन के ही स्वर बने थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे फादर कामिल बुल्के जी। जब फादर कामिल बुल्के से संबंध होता है लेखक का, तो उस संबंध में जब कुछ अंतरंग क्षण मिलते हैं तो उस अंतरंग क्षण में कुछ बातें होती हैं। एक दिन सक्सेना जी फादर कामिल बुल्के के साथ बैठे हुए थे तो उनके मन में कुछ विचार जगे कि हम इस महान व्यक्तित्व से इसके जीवन के बारे में कुछ पूछें। सक्सेना जी ने कहा कि बुल्के जी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे आप बेल्जियम में। उस इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की परीक्षा छोड़कर
आपके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई? क्यों? अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर, जिसमें आपकी माँ है, आपके भाई हैं, आपके माँ है, पिता है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, उस भरे पूरे परिवार को छोड़ करके भारत आने की ख्वाहिश क्यों जगी? फादर बुल्के मुस्करा पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु की इच्छा। सक्सेना जी का अगला प्रश्न था कि बुल्के जी, क्या आपको अपने देश की याद आती है? सोचो, जब भी किसी व्यक्ति को जो विदेशों में रहता हो उसको उसके देश की याद दिलाई जाए तो बरबस ही उसका मन उदास हो जाता है अपने देश के बारे में सोचकर, और वो प्रश्नकर्ता से कह बैठता है कि भला कौन शख्स होगा जिसे अपने देश की याद नहीं आएगी। मुझे भी अपने देश की बहुत याद आती है, कितना प्यारा है मेरा देश। शायद हर लोगों की जुबान पर यही जवाब होगा, लेकिन वाह रे बुल्के जी, आपका जवाब कितना निराला था। जितने निराले आप थे उतना ही निराला आपका जवाब भी था। आपने सक्सेना जी को जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो निराला जी ने, तो बुल्के जी ने कहा, अरे मेरा देश तो भारत ही है। एक विदेशी का इस देश से इतना प्यार ये बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। इतना अप्रतिम प्यार कि उससे पूछा जा रहा है कि क्या आपको अपने देश की याद आती है। वह अपने देश के रूप में भारत को याद करता हुआ लग रहा है और कह रहा कि अब मैं तो, अब भारत मेरा देश तो अब भारत है ना। प्रश्नकर्ता सक्सेना जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा चलिए ठीक है, क्या आपको अपनी जन्मभूमि की याद आती है? जन्मभूमि शब्द को सुन करके देश के रूप में भारत का नाम बताने वाले बुल्के जी उदास हो गए। उनके मन में शायद वेदों और पुराणों की ये भावना गूंजने लगी होगी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। वो इंसान नहीं जिनके मन में अपनी मां और अपनी जन्मभूमि के प्रति ममत्व का भाव न झलक रहा। उन्होंने कहा, सक्सेना जी, भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी जन्मभूमि को याद न करता। मुझे भी अपनी जन्मभूमि बहुत याद आती है। रेमसैपल शहर का प्रतिबिंब उनके सामने घूम गया होगा। वह रेमसैपल शहर जो धर्म गुरुओं की नगरी कही जाती है। बार बार ये बात मैं आपको बताता चला रहा हूं कि हर धर्मों के मान्यता प्राप्त धर्मगुरु उस देश की उस नगरी में निवास करते हैं। वो धर्म की नगरी कही जाती है रेमसैपल। उस नगर के निवासी थे बुल्के जी। उन्होंने कहा, हाँ सक्सेना जी, मुझे भी अपने जन्मभूमि की याद बहुत आती है। मेरा रेमसैपल शहर जो मेरी जन्मभूमि है वो बहुत ही प्यारी है और मैं
अपनी जन्मभूमि को बहुत ही याद करता हूं। भावनाओं के ज्वार को कुरेदते हुए सक्सेना जी आगे पूछिए कि घर में आपको किसी की याद आती है? भावनात्मक प्रश्न है, भावनात्मक शैली का प्रतिबिंब झलक रहा है। बुल्की जी ने कहा, हां, मुझे अपनी मां की याद बहुत आती है। भला संतान को यदि अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यारा कोई होता है तो उसकी मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनको मां की ममता की छाया तले बसेरा करने को मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। यूं तो मेरे परिवार में मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा याद यदि किसी की आती है तो मुझे अपनी मां की आती है, और उसके बाद यदि किसी की थोड़ी बहुत याद आती है तो वो मेरी बहन की याद आती है। मेरी बहन बहुत ही सख्त और जिद्दी स्वभाव की है। मेरे आने के बाद वो कैसी रहती होगी, इसी की चिंता मुझे खाई जा रही थी। जब मैं रैम सैपल शहर छोड़ करके आया तो उसमें वो अविवाहित थी। बहुत वर्षों बाद फिर उसकी शादी हुई, तो उसकी चिंता मुझे बहुत खाई जा रही थी। एक बहन के प्रति भाई का ये असीम प्यार दर्शा रहा। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बुल्के जी का प्रश्न था सक्सेना जी से कि ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो एक सन्यासी हूं, और सन्यासी को दुनिया के नाते रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता। लेखक ने कहा, फिर भी प्रश्न तो प्रश्न होते हैं, जीवन के अंतरंग क्षणों से जो जुड़े होते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे कर दिया। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप सब ये छोड़कर के क्यों चले आए? इतना भरा पूरा परिवार, इतना खुशहाल परिवार, उसको छोड़कर के चले आए। क्या आपको मां की याद उस समय नहीं सताई? बालकों जैसे चेहरे पर मुस्कान की आभा बिखेरे हुए बुल्के जी बोले, ये तो हर इच्छा है, प्रभु की इच्छा थी। प्रभु ने मेरे प्रारब्ध में शायद यही लिखा था, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ तो जन्म के कुछ वर्षों बाद मेरे हाव भाव और मेरे स्वभाव को देख करके मां के मुख से निकल पड़ा था कि ये तो गया हाथ से, कि अर्थात मेरा बेटा घर पर नहीं रहेगा। लग रहा है कि इसके लक्षण कुछ दूसरे ही दिखलाई पड़ रहे हैं। और मां की बात आगे चल करके देखिए, ये सच सिद्ध हुई। मैं आज एक सन्यासी के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। ये तो प्रभु की इच्छा थी। और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई जब मैं कर रहा था, उसी समय मेरे दिल में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और मैं सन्यासी बन गया। मैंने अपने धर्मगुरु के सामने इस बात को रखा कि मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। और साथ ही मैंने शर्त भी रख दी, जो सन्यासी बनना चाहते हैं वो अपनी शर्त भी रख सकते हैं। मैंने भी अपनी शर्त रख दी कि मैं सन्यासी के रूप में भारत जाना चाहता हूँ, और मेरे गुरु ने मुझे भारत आने की इजाज़त दे दी और मैं आपके देश चला गया, अब जो मेरा देश बन गया। सक्सेना जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपको भारत देश में ही आने की इच्छा क्यों लगी? थोड़ा सोचे बुल्के जी, और सोच करके उन्होंने जवाब दिया कि देश अध्यात्म की नगरी कही जाती है, ऐसा मैंने सुना है। ये आध्यात्मिक साधु संतों और महात्माओं का देश है, ये देवी देवताओं का पवित्र देश है, और मैं भी आध्यात्मिक जगत से जुड़ चुका था। यहाँ के साधु संतों के चमत्कार सुन रखा था, और उसी चमत्कार की बातों ने मुझे प्रभावित किया, और इसी उद्देश्य से मैं भी भारत चला आया।
मैं इस देश के अलौकिक संत और महात्माओं के उस चमत्कारों को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और उसी की प्रेरणा, उसी से प्रभावित होकर के मैं इस वतन में आने का निर्णय लिया और मैं अपने बेल्जियम देश को छोड़ करके इस भारत देश चला गया। तो मेरे स्नेही छात्रों, आज आपने बुल्की और लेखक के संबंधों के बारे में सुना। एक भावनात्मक शैली में आज की बातें आपसे हुई। मैं बीके राय आज आपसे विदा ले रहा हूँ। पुनः कल आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।